दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये वो साइंटिस्ट थे जिनकी थियरीज ने फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाए थे। पर हाल ही में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर आइंस्टाइन को गलत साबित कर दिया। साल 2022 के नोबेल प्राइज विनर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और 3 वैज्ञानिकों को इस साल फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इनकी स्टडीज ने क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड को एक नई डायरेक्शन दी है और उस चीज को साबित किया है जिसे आइंस्टाइन इमेजिन भी नहीं कर पाए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे मसले की जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं क्वांटम वर्ल्ड की सैर पर। दोस्तों, साल 2022 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों में स्प्लिट किया गया है और इसके लिए 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर का प्राइज मिलता है। ये करीब 7 करोड़ 30 लाख इंडियन रुपीस के बराबर होते हैं, जो तीनों वैज्ञानिकों में बराबर डिवाइड होगा। अब ये 3 वैज्ञानिक है फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के एलन एस्पेक्ट, अमेरिका के जेएफ क्लोजर एंड एसोसिएट्स के जॉन क्लोजर और ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के एंटोन जिलिंगर। नाउ यहाँ पर नोबेल प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ये नोबेल प्राइज उन्हें इंटैंगल्ड फोटोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने, बेल इनइक्वालिटीज के वायोलेशन को एस्टैब्लिश करने और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस की शुरुआत करने के लिए दिया जा रहा है। अब दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो थियरी है जो यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर समझाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह यहाँ पर हर चीज लॉजिकल नहीं होती, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी हो जाता है जो हमारे कॉमन सेंस को हिला कर रख देता है। अब सवाल उठता है कि भाई, अगर क्वांटम मैकेनिक्स कॉमन सेंस के विपरीत जा रहा है तो हम इसे यूज ही क्यों करते हैं? तो दोस्तों, इसका रीजन है इसकी करेक्टनेस। क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी सिस्टम की वर्किंग को प्रिडिक्ट करने के लिए बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे हम वो समझ पाते हैं जो प्रैक्टिकली उस सिस्टम को स्टडी और ऑब्जर्व करने के दौरान हमें पता चलने वाला है। पर क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा भी क्या है जो ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट चला जाता है? चलो बताता हूँ। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो अगर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी पार्टिकल की स्पीड और पोजीशन के बारे में पता है तो हम फ्यूचर में किसी पॉइंट पर उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। अब चलो इसे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमें एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की स्टडी करनी है। नाउ इमेजिन करो कि मेरे पास एक स्केल है, इसके 0 पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जब हमें इसकी पोजीशन और स्पीड पता है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकंड्स बाद ये कहां पर होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 6 सेंटीमीटर्स वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारी कैलकुलेशन हमेशा सेम ही रिजल्ट देगी। मतलब 3 सेकंड्स के लिए 9 सेंटीमीटर्स, 4 सेकंड के लिए 12 सेंटीमीटर्स, इसी तरह से। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में हर पार्टिकल के साथ उसका एक वेव फंक्शन जुड़ा हुआ होता है। अब वो पार्टिकल एक सिस्टम का हिस्सा है और ये वेव फंक्शन उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करता है। नाउ अगर हम इस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को जानते हैं तो हम स्क्रॉडिंगर इक्वेशन की मदद से वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन कुछ इस तरह से डिनोट हो रहा है, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से डिनोट होता है, जो इस कर्व के अलग अलग पॉइंट सिस्टम के अंदर अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। अब जो पॉइंट कर्व के सबसे ऊपर है उस पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और जो सबसे नीचे है उस पर प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। नाउ एक्चुअल में पार्टिकल कहां पर है ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लग सकता है। अब दोस्तों, हम इंसानों की एक आदत होती है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए पास्ट के ट्रेंड्स को देखते हैं। अब अगर पहले ऐसा हुआ था तो अगली बार भी ऐसा ही होना चाहिए, राइट। अब अगर हम कोई काम सेम तरीके से बार बार कर रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट भी वही आना चाहिए, करेक्ट। और इसे ही डिटरमिनिज्म कहते हैं। अब ये वर्ड आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि वीडियो को पूरा समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स से कनेक्ट करके देखें तो हमें हर बार पार्टिकल की पोजीशन सेम नहीं मिलती है। थियोरेटिकल कैलकुलेशन में पार्टिकल की पोजीशन एक ही समय पर एक से ज्यादा भी हो सकती है, या कहे तो कैलकुलेशंस का रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होता है, जो कि हमें सुनने में बिल्कुल इलॉजिकल सा साउंड करता है। आइंस्टाइन भी कुछ ऐसा ही सोचते थे और इसीलिए वो इसका कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोच रहे थे। अब साल 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, बोरिस पोडोल्स्की और नैथन रोजन ये तीनों फिजिसिस्ट मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं
जिसका टाइटल था कैन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल रियलिटी बी कंसिडर्ड कंप्लीट। अब इसका एकमात्र मकसद क्वांटम मैकेनिक्स से ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स की इनकंसिस्टेंसी में थोड़ा बहुत लॉजिक तलाशना था। अब इस रिसर्च पेपर में एक थियोरेटिकल सिस्टम एज्यूम किया गया है जिसमें एक सोर्स से दो पार्टिकल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और फिर दो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव हो रहे हैं। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर हमें सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम दोनों पार्टिकल्स के बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक बड़ा पार्टिकल था जो स्प्लिट करके दो पार्टिकल्स में टूट गया है। अब अगर उस बड़े पार्टिकल में कोई लीनियर मोमेंटम था तो अभी इन दोनों पार्टिकल्स का जो कंबाइंड मोमेंटम होगा वो बड़े पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसके अंदर मोमेंटम को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सिमिलरली अगर बड़ा वाला पार्टिकल कुछ एंगुलर मोमेंटम पोजेस करता है तो दोनों पार्टिकल्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम भी पहले के बराबर ही होगा। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि हमारा ओरिजिनल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0 था पर उसके टूटने से बने पार्टिकल्स में एंगुलर मोमेंटम आ जाए। अब एग्जांपल के लिए एक पार्टिकल क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम L है, वहीं दूसरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम भी L है। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे डायरेक्शन से फर्क पड़ता है तो अपोजिट स्पिन वाले पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम कैंसिल हो जाएगा और टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा जो कि ओरिजिनल पार्टिकल के इक्वल है। अब दोस्तों मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अभी मैंने आपको जो एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल दिया उसमें हमें दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें पता था कि अगर फर्स्ट पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम L है तो दूसरे का भी L ही होगा और अगर फर्स्ट वाला पार्टिकल क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो सेकंड वाला पक्का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। अब दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स तो यही कहता है कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के पहले हम सिस्टम के एग्जैक्ट स्टेट को फाइंड नहीं कर सकते, मतलब हम इसके एंगुलर मोमेंटम को एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे सकते। अब इसके कारण हमें तो ये पता ही नहीं था कि फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए। अब जब हमने फर्स्ट पार्टिकल का एक्चुअल मेजरमेंट किया तब जाकर हमें ये पता चलता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था। तो सवाल ये उठता है कि दूसरे पार्टिकल को कैसे पता चला कि पहले पार्टिकल की मेजरमेंट की जा रही है और उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। अब यहाँ हम जानते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट में दो पार्टिकल्स अगर यूनिवर्स के दो अलग अलग कोने पर भी होंगे और पहला पार्टिकल अपनी स्पिन को बदलेगा तो दूसरा पार्टिकल बिना किसी डिले के अपनी स्पिन को भी पहले पार्टिकल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। अब यहाँ हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं है और इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती और इस आइडिया को लोकैलिटी कहा गया है। नाउ अगेन इस वाले वर्ड को भी आप याद रखना क्योंकि जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद ही ये काम आने वाला है। अब अभी मैंने आपको जो भी एक्सप्लेनेशन बताया उसे EPR पैराडॉक्स कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वांटम एंटेंगलमेंट या ब्रॉडर सेंस में कहूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के खिलाफ जाते हुए दिखता है और यहाँ पर डिटरमिनिज्म और लोकैलिटी जैसे टर्म्स के भी कुछ मायने नहीं रह जाते हैं। अब आइंस्टाइन की दी हुई सारी थियरीज क्लासिकल मैकेनिक्स, डिटरमिनिज्म और लोकैलिटी पर बेस्ड थी और यार वो सभी थियरीज सही भी थी और इसीलिए अपने रिसर्च पेपर में एल्बर्ट आइंस्टाइन, बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोजन कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स से ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स की इनकंसिस्टेंसी में भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो है पर उस लॉजिक को समझाने वाले कुछ हिडन वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जान सकते। इन शॉर्ट सिस्टम में कुछ भी रैंडमली नहीं हो पा रहा है बल्कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड ही है। बस इसके पीछे जो फैक्टर्स है हम उनके बारे में नहीं जानते और जान भी नहीं सकते। अब इस एक्सप्लेनेशन में आइंस्टाइन को डिटरमिनिज्म भी मिल गई क्योंकि वो हिडन वेरिएबल्स तो सबसे कुछ प्री डिटरमाइंड ही कर रहे थे और लोकैलिटी भी है क्योंकि इंफॉर्मेशन से फास्ट कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहा। पर साल 1964 में नॉर्दर्न आयरलैंड के एक फिजिसिस्ट जॉन बेल ने बताया कि सेम सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स से मिले डिफरेंट मेजरमेंट्स के कोरिलेशंस होते हैं। मतलब यहाँ पर कोई हिडन वेरिएबल जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ क्वांटम मॉडल और हिडन वेरिएबल्स के बीच नंबर के कोरिलेशन को जॉन बेल एक इनइक्वालिटी की मदद से दिखाते हैं जिसे बेल्स इनइक्वालिटी नाम दिया गया है। नाउ आई नो कि शायद ये आप सबके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, इसीलिए अगर आप बेल्स इनइक्वालिटी पर एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो और उसे डिटेल में समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो एज यूजुअल मैं इस पर जल्द से जल्द एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा।
लेकिन हाँ उसे देखना जरूर क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक होगा। अब इसके 8 साल बाद जॉन क्लोजर बेल्स इनइक्वालिटी को एक प्रैक्टिकल रूप देते हैं। वो इंटेंगल्ड फोटोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके बेल्स इनइक्वालिटीज को तब तक डेवलप करते हैं जब तक कि वो ये डिटरमाइन नहीं कर लेते कि कौन सी थियरी और कोरिलेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट है। नाउ एलन एस्पेक्ट इसी रिसर्च को आगे ले जाते हुए बेल्स इनइक्वालिटीज में मौजूद कुछ लूप होल्स को दूर करते हैं जो कि एक्चुअल रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते थे, और अंत में एंटोन ज़िलिंगर इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। अब क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का पायोनियर भी इन्हें ही माना जाता है। अब इस तरह इन तीनों साइंटिस्ट एंड नॉट टू फॉरगेट जॉन बेल क्वांटम मैकेनिक्स में रिवॉल्यूशन लाते हैं और आइंस्टाइन को रॉन्ग भी प्रूफ कर देते हैं। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आइंस्टाइन ने जो भी कहा वो सब कुछ गलत था। अब एक इंसान अपने लाइफ टाइम में सब कुछ तो नहीं जान सकता। न्यूटन के समय में हम इंसान यूनिवर्स के बारे में बहुत ही कम जानते थे। लियोनार्डो दा विंची जो दुनिया के मोस्ट इंटेलिजेंट इंसान कहे जाते हैं, वो जानते ही नहीं थे कि पृथ्वी पर डायनासोर्स जैसे भी जीव रहा करते थे। रीजन था कि उनकी मौत साल 1519 में हो गई थी और डायनासोर का फर्स्ट एवर फॉसिल 1677 में मिला था। खैर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।